गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट किए थे ठोसों के यांत्रिक गुण या मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसका हम लोग आज लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये डिफाइन किया था कि प्रॉपर्टी मैकेनिकल की, हर एक मैकेनिकल की अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे मैंने आपको बताया था, चाक का एग्जांपल दिया था कि चाक अपना एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, एक कागज़ जो है वो अपना एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है, कि स्टील अपना अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लकड़ी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करती है। तो हर एक मटेरियल अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो करती है। कोई मटेरियल में कुछ हो सकता है तनन बल ज़्यादा झेल सकती हो, तो कोई हो सकता है आपकी संपीड़ित बल को ज़्यादा झेल सकती है। वो आपकी मैकेनिकल की प्रॉपर्टी पे, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती हैं जो प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबल तथा विकृति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहले हम ये समझते हैं स्ट्रेस क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मटेरियल है, आप लोग समझते चलिए, धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इससे आपने क्या लगाया, एक बल लगाया, एक बल लगाया। देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल माने कि आपको मैं धक्का दे रहा हूँ, तो अगर आपकी शरीर उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी, अगर आपकी शरीर उसको रोकने की कोशिश नहीं करेगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक कोई बल है जो इसको आगे मतलब टूटने से या आगे बढ़ने से रोक रहा है या खींचने से रोक रहा है। वही जो बल है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल। इसको जो इसके अंदर जो बल अंदर डेवलप्ड हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि एक बाह्य बल आप लगा रहे हैं, एक बाह्य बल लगा के आप इसको खींचना चाह रहे हैं। एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से, और इसके द्वारा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को खींच के लंबा करना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई ना कोई इसके अंदर ऐसा बल हो रहा है जो क्या कर रहा है, पैदा हो रहा है, जो इसको रोक रहा है, आपके द्वारा लगाए गए बल को रोक रहा है। उसी को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। देखिए, तो हो क्या रहा है दरअसल में कि आप यहाँ पे फोर्स लगाए, अब आप चाहते हैं कि ये जो वस्तु है वो खींच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ये कोई सरफेस ले रहा हूँ, एक सरफेस ले रहा हूँ, इसकी सतह ले रहा हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक ऐसे बल, इसको मैं छोटे ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा एक बल जनरेट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जो आपके द्वारा लगाए गए बाह्य बल को रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग इंटरनल फोर्सेज भी कहते हैं। क्या हो रहा है कि जब आप बाहर से बल लगा के किसी वस्तु को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक अंदर बल जब पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वो बल क्या कर रहा है, आपके बाहरी बल जो खींचने की कोशिश कर रहा है उसको रोक रहा है, अवरोधित कर रहा है। तो उसी को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल या इंटरनल फोर्सेज। ठीक है, अब ये जो बल पैदा हुआ वो क्या कर रहा है, अगर इसी प्रत्यानयन बल का आप प्रत्यानयन बल को आप एरिया से डिवाइड कर दें, क्षेत्रफल से क्या करें, डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल क्या हो गया आपका, प्रत्यानयन बल जो एकांक क्षेत्रफल में लग रहा हो, प्रत्यानयन बल जो एकांक क्षेत्रफल में लग रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, आप लोगों ने दाब पढ़ा है, दाब, दाब। अच्छा, एक बात आपको ये बता दूं कि प्रतिबल जो है आपका वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि आपका जो लगाया गया बल है उसके जस्ट
उल्टे डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो रहा है। तो प्रत्यानयन बल को आप क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल रहा है प्रतिबल या स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो गया, उसका आपको डायरेक्शन पता है। देखिए आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसको अदिश राशि हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे हमें केवल क्या चाहिए होता है, केवल मैग्नीट्यूड, केवल हमें उसका मान जो डिजिट्स होते हैं जैसे 5, 10 यूनिट आपको मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाए, उसको आप बोलते हैं अदिश राशि। सदिश राशि में आपको क्या चाहिए होता है, आपको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ही होता है, साथ में उसका दिशा भी चाहिए होती है, डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया है आपका स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा दाब, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। वो भी क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, आपसे आगे ये बात पूछा जाता है कि बल, दाब और प्रतिबल में क्या अंतर है। तो देखिए सबसे जो बड़ा अंतर है दाब और प्रतिबल में, कि प्रतिबल आपका क्या होता है इंटरनल फोर्स, मतलब आप एक बाह्य बल लगा रहे हैं, उसके कारण आपका जो है वो प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। अब उस बल जो आपने बाह्य बल लगाया, बल का विरोध करने के लिए जो बल अंदर उत्पन्न हो रहा है, उस बल के कारण आपका क्या हो रहा है प्रतिबल। जबकि जो दाब होता है, जो प्रेशर है, जैसे आपको कहा जाता है कि आप वायुमंडलीय दाब में रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहते हैं, तो आपके ऊपर एटमॉस्फेयर के द्वारा हमेशा प्रेशर लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है। तो वो जो होता है वो बाह्य बल के द्वारा लगाया जा रहा है, वो एक आंतरिक बल या इंटरनल फोर्स या प्रत्यानयन बल के कारण नहीं लगाया जा रहा है। वो एक बाह्य बल जो लगाया जा रहा है एकांक क्षेत्रफल में, पर यूनिट एरिया में, उसी को हम बोलते हैं दाब। और दाब आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दाब क्या होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रतिबल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर उस वस्तु पे आप क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा भी बल लगाएंगे ना, बहुत छोटा सा बल 0.0001 न्यूटन का, एक बहुत ही छोटा, बहुत छोटा वैल्यू होता है, उतना भी बल लगाएंगे आप तो क्या होगा, इसका जो डायमेंशन है वो चेंज होगा, इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, सब चेंज होंगी। हाँ, अलग बात है, कुछ चीज़ हमें अपने आंखों से ना दिखे, बहुत छोटे मात्रा में होगा, 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, एक छोटा सा मैग्नीट्यूड होगा जो हमें नेकेड आई से, अपने नंगी आंखों से विजिबल नहीं होगा, जो हमें अपने नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो हो रहा है। तो लेकिन जब आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे, तो एक लिमिट ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो जो आपको बदलाव है, जो चेंज है, लंबाई में हो रही हो या ऊंचाई में हो रही हो या चौड़ाई में हो रही हो, वो बल आपको दिखाई देने लगेगा। आप ध्यान सुनिए एक बार को, कि वो आप एक किसी भी वस्तु पे छोटा भी बल लगाते हैं, आप किसी भी वस्तु पे छोटा बल लगाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अंतर आता है। लेकिन वो आप हो सकता है कि आंख से विजिबल ना हो, आपको आंख से दिखाई ना दे, क्यों, क्योंकि उसका मान जो होता है बहुत छोटा होता है, 0.1 नैनोमीटर हो या फिर वो 0.1 माइक्रोमीटर हो, मतलब कि इतनी छोटी वैल्यू है जो आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो रही है। आप ये मानिए कि हो रही है, लेकिन हाँ, एक समय के बाद अगर हम और ज़्यादा बल लगाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं, 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 1000 मीटर, हाँ ये बदलाव की मैं बात कर रहा था, ठीक है, आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, आप 1000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। जब आप ज़्यादा फोर्सेज लगा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा। अच्छा, एक बात सोचिए आप लोग, ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं अपने हाथ से खींच के तो नहीं बढ़ा सकता हूँ, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि जिसको मैं खींच के आगे करता हूँ, लेकिन सोचिए मैं इसके दोनों जो एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु हैं, यहाँ पे मैं इनको 2 रस्सी बांध के दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बाइक से बलवा के खिंचवाने लग रहा हूँ। तो एक समय आएगा कि इसको लंबा होता जाएगा और कुछ समय बाद जाकर टूट जाएगा। वहाँ से हम बाइक से ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, तो अब कुछ समय बाद इसका डायमेंशन अलग दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये लंबा हो गया है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कुछ अंतर आया है,
तो इसलिए हमेशा जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अंतर आता ही आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मान लीजिए कि आपका एक कोई वस्तु है जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ एल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी वस्तु पे हम क्या कर रहे हैं, तनन बल, टेंशन फोर्स, तनन बल लगाते हैं, ठीक है, इसी वस्तु पे जिसकी लंबाई एल है। अब लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस वस्तु की लंबाई कुछ न कुछ बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि अब इसकी लंबाई तनन बल लगाने के कारण, टेंशन फोर्स लगाने के बाद इतना हो गया। पहले लेंथ कितना था, पहले लेंथ था आपका एल, पहले लेंथ था आपका कितना, यहाँ से यहाँ तक। और क्या हुआ, अब डेल्टा एल, डेल्टा एल का मतलब लेंथ में कितना बदला हुआ है, डेल्टा एल आपका बढ़ गया। आपने इसको खींचा, एक बल लगाया, एक वस्तु लिया, मान लीजिए एक वस्तु है, इसको मैंने क्या किया कि तनन बल लगाया, खींचूंगा तो क्या होगा, इसकी लंबाई में ही अंतर आएगा। अभी मैं आपसे बाद में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में भी बात करूंगा कि तनन बल लगाने से क्या क्या अंतर आएगा, लेकिन मैं अभी के लिए बात करता हूँ कि इसको खींचता हूँ। तो एक जनरल आप कभी भी एक मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों पहले साइंस तो होता है, लेकिन हम अपने आंखों से भी देख सकते हैं कि अगर इसको मैं खींचने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, सिंपली बात इसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ी, डेल्टा एल। तो जो आपकी विकृति या स्ट्रेन जो डिफाइन है, विकृति, तो विकृति आपकी क्या होती है, विकृति होती है आपकी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर क्या कहते हैं, लेंथ लंबाई में बदलाव बटे पुरानी लंबाई, ठीक, या ओरिजिनल लंबाई। तो लंबाई में बदलाव कितनी हो रही है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई पुरानी लंबाई कितनी थी इसकी, एल। तो ये आपकी विकृति हुई, विकृति स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो गया, लंबाई में बदलाव अपन पुरानी लंबाई, ठीक है। तो देखिए अब आपसे ये पूछा जाता है कि प्रतिबल और विकृति की इकाई में क्या अंतर है। तो देखिए प्रतिबल की क्या होगा, प्रतिबल की इकाई कितनी होगी, देखिए होता क्या है, बल बटे, या मैं पूरा लिख देता हूं, प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो प्रत्यानयन बल कितना होता है, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल की इकाई कितनी होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, जितना आप लोग को ऑनलाइन क्लासेज पे पढ़ाया जा रहा है, कृपया आप लोग नोट्स बना के उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते रहें। जो भी आपको डाउट होगा, चाहे न्यूमेरिकल में या थ्योरी में, कुछ भी, वो आप लोग व्हाट्सएप जो आप ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पे आप लोग मैसेज कर दें, या कमेंट, या तो फिर आप यूट्यूब पे ही कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्षेत्रफल प्रतिबल हो गया। अगर मैं बात करूं किसकी, विकृति की, तो विकृति इकाई कितनी होगी, विकृति को हम कहते क्या हैं, डेल्टा एल बटे एल, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ भी किस में, अगर मैं कहूं कि आप पहले आपकी लंबाई 5 मीटर थी, अरे पहले किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर थी, अब उसको मैंने फोर्स है खींचा तो उसकी अब लंबाई हुई 6 मीटर, तो लेंथ में बदलाव कितना आएगा, 1 मीटर। लेकिन उसका यूनिट क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा, उसका इकाई क्या होगा, मीटर। मीटर बटे लंबाई की यूनिट भी मीटर ही होती है, तो मीटर से मीटर कट गया। मतलब विकृति कोई इकाई नहीं होती है, विकृत क्या है, उसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका
इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर मैंने एक बार टनल बल लगाया था, तो टनल बल लगाने के कारण क्या हुआ था कि वो चीज़ लंबी हो गई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उस पर, इसी चीज़ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये इसका लेंथ एल था, ये पहला कंडीशन है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको संपीड़ित बल लगा रहा हूँ, दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जब किसी चीज़ को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो मान लीजिए कि उसकी लंबाई अब इतनी हो गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो शुरुआत में आपकी लंबाई एल थी, ठीक है, बाद में आपकी लंबाई कितनी होगी, मान लीजिए आप स्मॉल एल हो गई। तो आप विकृति को कैसे दिखाते हैं, विकृति क्या होती है, मैंने कहा था चेंज इन लेंथ, लेंथ में बदलाव। लेंथ में बदलाव कितना हुआ, एल माइनस एल। पहले लंबाई आपकी एल थी, बाद में लंबाई आपकी छोटी एल हो गई। तो बड़े एल में से छोटा एल अगर मैं घटा दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, लंबाई में बदलाव, मतलब एल माइनस स्मॉल एल डिवाइडेड बाई एल। ये इसको फिर मैं चाहूँ तो डेल्टा एल दिखा सकता हूँ क्योंकि लंबाई में बदलाव है। बटे तो आप अगर संपीड़ित फोर्स भी लगाते हैं तो भी आप आराम से विकृति स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और होता है आपका अनुरूपण विकृति। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि स्पर्शी बल कैसे लगता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर मैं इस पे एक वस्तु है, या तो इसमें तनन बल भी लगा सकता था, तो तनन बल में कैसे लगाता, ऐसे लगाता, सॉरी ऐसे। मैं अभी इस पे तनन बल नहीं लगा रहा हूँ, न इस पे मैं संपीड़ित बल, संपीड़ित बल ऐसे लगाते हैं, मैं इस पे संपीड़ित बल भी नहीं लगा रहा हूँ। मैं इस पे कौन सा बल लगाना चाह रहा हूँ, स्पर्शी बल। स्पर्शी बल कैसे लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। स्पर्शी बल हम कैसे लगाते हैं, देखिए अगर ये किताब है तो जो ऊपरी सतह है और जो इनका निचली सतह है, ऊपरी सतह मैं इधर अगर धकेलने की कोशिश करूंगा तो निचली सतह को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा, तो ये बल जो लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, स्पर्शी बल लगेगा। तो अगर मैं इस पे स्पर्शी बल लगाता हूं तो क्या होगा, होगा क्या, ये वस्तु जो होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक, ये वस्तु ऐसी होगी। मान लीजिए शुरुआत में लंबाई कितनी थी, मान लीजिए शुरुआत में लंबाई कितनी थी, एल। तो अभी भी इसकी लंबाई एल ही रहेगी, लेकिन अब तो ना तो इसकी लंबाई बढ़ी है ना लंबाई घटी है। तो स्पर्शी बल जब लगाते हैं हम लोग, तो अब हम ये देखते हैं शुरुआत में इसका पोजीशन ये था, मैं दिखा देता हूँ। शुरुआत में इसका, शुरुआत में इसका पोजीशन ये था, लेकिन बल लगाने के कारण क्या हुआ, जब हमने इस पे बल लगाया तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ सरक गया। तो कितना सरका, डेल्टा एल। इसका लेंथ कितना है, एल, ठीक है। तो इसका जो आपका अनुरूपण विकृति होती है, अनुरूपण विकृति वो क्या होगी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एल, ये आपका अनुरूपण विकृति होगी। अच्छा, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है अच्छे से। अगर मैं इसको कहूँ थीटा, अगर इस एंगल को मैं बोलूँ थीटा, ये 90 डिग्री है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे, ठीक है। अगर आप लोग को याद हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोग जो थीटा बनाते थे, ये थीटा होता था, थीटा के जो सामने वाला जो होता था वो परपेंडिकुलर होता था, जो थीटा से सटा हुआ होता था वो बेस होता था, ये आपका हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला जो रेखा होती थी या भुजा होती थी उसको हम बोलते थे क्या,
उसको हम बोलते थे कर्ण। जो थीटा के सामने का जो होता था उसको क्या बोलते थे, लंब। और जो थीटा से सटा हुआ होता था उसको क्या बोलते थे, आधार। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा, थीटा के सामने क्या है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स बटे आधार, इसमें क्या होगा, ये। तो देखिए अनुरूपण विकृति को आप tan थीटा से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल, और अनुरूपण विकृति बराबर भी डेल्टा एक्स बाई एल है। तो अनुरूपण विकृति को हम क्या कह सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि जब थीटा का मान बहुत छोटा हो, जब थीटा का मान बहुत छोटा हो मतलब 10 डिग्री तक हो, तो वो थीटा जो होता है वो tan थीटा के मान के बराबर होता है, वो tan थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग इसको थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये थीटा किसमें है, रेडियन में है। कभी गलती से भी आप लोग इसको डिग्री में मत रख लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने आज ये क्लियर कर दिया कि आपका प्रतिबल और विकृति क्या होता है। प्रतिबल की आपकी इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विकृति की इकाई क्या है, विकृति कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि लंबाई बटे लंबाई कट जाता है। और विकृति के प्रकार बता दिए आपको कि क्या क्या होता है, अनुरूपण विकृति क्या होती है, और क्या नाम है कि नॉर्मल विकृति क्या होगी जब आप त्वरण बल लगाते हैं और संपीड़ित बल लगाते हैं। इसके बाद हम लोग कल चालू करेंगे हुक्स लॉ, जो स्ट्रेस और प्रतिबल और विकृति के अंदर जो बनाया गया ग्राफ है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पे भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हो। हाँ, लेकिन याद रहे कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वहीं का क्वेश्चन पूछिएगा, उसके बियॉन्ड मत पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद।